अस्सलाम वालेकुम। क्विक बुक्स ऑनलाइन और चार्ट ऑफ अकाउंट्स थर्ड मॉड्यूल। और आज के सेशन के अंदर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स को स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मॉड्यूल स्टार्ट होता है और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्विक बुक्स में चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आप किस तरह नेविगेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट को किस तरह क्रिएट करते हैं, वो सेशन हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया और उसमें जितनी भी अकाउंट टाइप्स थी उनको एक्सप्लोर किया। और उसके बाद फिर हमारा सेशन आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कोड करना, उनकी नंबरिंग करना, उनकी कोडिंग करना। और उस सेशन में मैंने प्रैक्टिकली आपको पूरे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कोड करना सिखाया। और आज के सेशन में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स स्क्रैच से बनाना सीखेंगे। हम देखेंगे किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं और इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपकी रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बेसिक्स फाउंडेशन है। यानी कि अगर आपने फाउंडेशन को ख़राब कर दिया तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, आपकी पूरी बिल्डिंग ही ख़राब हो जाएगी। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन करने के लिए आपको बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होगी और चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपने देखा कि जितने भी अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं। अगर आपने मील्स एंड एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट किया तो वो सेम मील्स एंटरटेनमेंट अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस सेक्शन में मिलेगा। अगर आपने बैंक हबीब बैंक लिमिटेड का अकाउंट क्रिएट किया तो वो आपको बैलेंस शीट में एसेट सेक्शन में नजर आएगा और उसका बैलेंस आप देखेंगे। सो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिजाइन करना एक आर्ट है। तो इस आर्ट को सीखने के लिए आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या चार्ट ऑफ अकाउंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन हर बिजनेस के सेम होते हैं? क्या सबके चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक ही तरह के दिखते हैं? हाँ, शक्ल सूरत में तो एक ही तरह के हो सकते हैं, पैटर्न एक तरह का हो सकता है, कोडिंग एक तरह की हो सकती है, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट्स कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलते हुए नहीं नजर आएंगे, डिफरेंट होंगे। अगर कोई कंपनी सर्विसेज सेल कर रही है तो उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। अगर कोई कंपनी गुड्स सेल कर रही है तो उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिफरेंट होंगे। अगर एक आईटी कंपनी है और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो दोनों के चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हो। और ये सीखने के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री किसी भी बिजनेस के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बना पाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने से पहले जो प्रोसेस है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपने उस बिजनेस की जिसके लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिजाइन कर रहे हैं उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ले लेनी है। जैसे कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, किस किस्म की इंडस्ट्री है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, गुड्स बेस्ड इंडस्ट्री है, या दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है उसमें। ये इंफॉर्मेशन आप ले लेंगे। उसकी लीगल एंटिटी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, उसका मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर उसके बाद एक डिटेल्ड डिस्कशन आप मैनेजमेंट के साथ करेंगे कि मैनेजमेंट को जो जो रिसिपेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, अकाउंट्स के, उनसे आप रिक्वायरमेंट लेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो अकाउंट्स को किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देखना चाह रहे हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर किस तरह देखना चाह रहे हैं, उनको क्या क्या अकाउंट्स रिक्वायर्ड है, किस किस नाम से अकाउंट रिक्वायर्ड है, उनकी रिपोर्टिंग बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। ये जानने के बाद फिर आप पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या वर्क फ्लोज उसमें रन हो रहे हैं, रेवेन्यू किस तरह जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू का पूरा वर्क फ्लो आप समझेंगे। कैसे, कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि कोटेशंस क्रिएट होना, कोटेशन क्रिएट होने के बाद इनवॉइस करना, इनवॉइस के बाद पेमेंट रिसीव करना, पेमेंट रिसीव होने के बाद कैसे रिपोर्टिंग होनी है। फिर इसी तरह अकाउंट्स पेबल का साइकिल आप देखेंगे। एसेट्स किस तरह कंपनी में इंजेक्ट किए जाते हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, किस किस किस्म के एक्सपेंसेस हैं, लाइबिलिटीज किस टाइप की हैं, करंट एसेट्स किस टाइप के, फिक्स एसेट्स कौन कौन से कैटेगरी के हैं। तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन जो अकाउंट टाइप्स हैं, बेसिकली जितनी भी अकाउंट टाइप्स हैं, ये आपको समराइज करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन आप उस बिजनेस के लिए कलेक्ट करेंगे और इसके लिए अगर आप ज़्यादा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो आप उनके अकाउंट्स को स्टडी कर लें, उनके फाइनेंशियल्स देख लें, उनके अकाउंट स्टडी कर लें और उससे आपको अच्छा खासा अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी।
तो आज की कंपनी के लिए, प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन को सिलेक्ट किया है और वो आईटी बेस्ड इंडस्ट्री है। ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और वो सर्विसेज़ के साथ-साथ गुड्स भी सप्लाई कर रही है। यानी कि वो सर्विसेज़ भी सेल करती है और गुड्स भी सेल करती है। इसी तरह वो सर्विसेज़ परचेज़ भी कर रही है और गुड्स भी परचेज़ कर रही है। और दोनों का कॉम्बिनेशन करके, वो क्लब करके वो उसको सर्विसेज़ को सेल भी कर रही है। तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़ेशन ले ली है। हमने ये कंसिडर किया है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन सर्विसेज़ को एक्सपोर्ट भी कर रही है और इम्पोर्ट भी कर रही है। यानी कि मल्टी करेंसी के अंदर काम कर रही है। तो हम वन बाय वन तमाम अकाउंट टाइप्स को लेते हुए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट हो जाएँगे सारे, तो आपके पास अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और इसको आप यूज़ करते हुए किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन की आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन कर सकते हैं। जी, ल लास्ट सेशन में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कोड करना सीख लिया। अब आपको कोडिंग आ गई कि आपने अकाउंट्स को किस तरह कोड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले सेक्शन जो आ जाता है वो है आता है हमारे पास बैंक्स का। तो बैंक्स के सेक्शन में देखते हैं कि किस तरह अकाउंट्स को हम स्टार्ट करेंगे। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और इसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स डिज़ाइन कर रहे हैं। इसमें ये आपको एक्सेल फॉर्मेट मिल जाएगा, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड, सबसे पहले आपका कोड सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट नेम कॉलम, अकाउंट टाइप और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंट नेम में आपने बहुत ख्याल रखना है कि नाम बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो रिप्रेजेंट भी करे अकाउंट टाइप को। अकाउंट टाइप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले बैंक्स की तरफ आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 100 कोड आ जाएगा और इसके साथ हमारे पास जो बैंक है वो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड है। तो पहला आ गया यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का हमने कोड कर दिया 100 और अकाउंट टाइप जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है और ये रिपोर्ट हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी, बैलेंस शीट में। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इस बैंक के अगर 3-4 बैंक अकाउंट्स हैं तो हम बाकी बैंक्स भी ऐड करेंगे। 101 और इसमें हबीब बैंक लिमिटेड, और ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा। उसके बाद 102 अगले कोड की तरफ मूव करते जाएं। बैंक अल्फला, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैलेंस शीट। तो हमने देखा कि आप जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और उसी तरह आप कोड को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कैश का, पेटी कैश का, कैश ऑन हैंड का, वो भी आपने इंक्लूड करना है। लेकिन उसके लिए आप कोड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 150 से, ताकि कि जितने भी बैंक्स आना चाहें उसके अंदर आपने एक स्पेस रख दी। अब इनमें आप बैंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर कैश ऑन हैंड ऐड कर दिया। कैश ऑन हैंड को ऐड कर दिया, ये भी कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट है और इसका कोड दे दिया 150। और इससे पहले अगर कोई बैंक आ जाता है तो आप इसको 103 में ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल सुनहरी बैंक आ जाता है, सिल्क बैंक आ जाता है, तो आपने उसको कैश ऑन हैंड से ऊपर वाले अकाउंट में यानी कि 103 में इसको ऐड कर देना है। इसलिए आपके पास एक अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल होगी अकाउंट्स को ऐड करने के लिए। उसके बाद एक और अकाउंट भी इसमें यूज़ हो रहा है, पेटी कैश। अगर मल्टीपल अकाउंटेंट्स या कैशियर्स इसको यूज़ कर रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं और इसी तरह पेटी कैश के जितने भी अकाउंट्स हैं। तो डिपेंड करेगा ऑपरेशंस पर कि कंपनी के ऑपरेशंस किस तरह हो रहे हैं। अब बैंक्स जितने भी होंगे उसके लिए आप अपने अकाउंट्स बना लेंगे। फिर पेटी कैश कौन कौन कस्टोडियंस हैं कैश के, उनके आप अलग से अकाउंट बना लेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल एक आउटलेट है जहाँ पर पॉस इंटीग्रेटेड है, पॉस लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल है और वहाँ पर कैशियर्स बैठते हैं, तो आप उनके भी अलग अलग अकाउंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। और वो पॉस 1 पॉस 2 जो भी नाम होंगे जिनसे उनको रिकॉर्ड किया जाता है वो यहाँ पर आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अच्छी खासी हमारे पास तकरीबन 50, अगर आप इस मॉडल पर जाते हैं 100 से लेकर
149 तक, तो आपके पास तकरीबन 50 अकाउंट्स क्रिएट करने की बैंक की स्पेस अवेलेबल है और 50 आप पेटी कैश की भी कर सकते हैं। इसको आपने खुद देखना है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी कंपनी की कैश और बैंक के सेक्शन को लेकर, तो आप इसको किसी भी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि 20 अकाउंट्स हैं तो 120 तक भी आप कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि पेटी कैश के कम होंगे, बैंक ज़्यादा हो सकता है, तो उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये कोडिंग जो है, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और अगला सेक्शन होगा हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल का। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अकाउंट्स रिसीवेबल जो है, उसका अकाउंट सिर्फ एक ही होता है क्विक बुक्स में। आप मल्टीपल अकाउंट्स नहीं क्रिएट कर सकते अकाउंट रिसीवेबल के। आपने सिर्फ एक ही अकाउंट क्रिएट करना है, और बल्कि आपको क्रिएट भी नहीं करना। क्विक बुक्स में आपको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सिर्फ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट उसमें अवेलेबल होते हैं, और कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो क्विक बुक्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करता है। अब वो कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उससे पहले आपने सीखना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कैसे बनाया जाए। तो मैं यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल कर रहा हूँ, और ये हमने कोड इसको कर दिया 200। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास 201। अब 201 के अंदर हम अकाउंट्स रिसीवेबल के बाद करंट एसेट्स को लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी करंट एसेट्स हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करेंगे अकाउंट्स में। तो मोस्टली ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एडवांसेस वाला सेक्शन यूज़ होता है, कि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस आपका एडवांसेस दे रहा होता है, एम्प्लॉयज़ को दे रहा होता है, और इसके अलावा लोन दे रहा होता है, डायरेक्टर को लोन जा रहा होता है, तो वो हम सेक्शन इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स का। एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, और ये एडवांसेस और डिपॉजिट जो है इसको हम पेरेंट अकाउंट बनाएंगे। अब इसके अंदर सब अकाउंट हम क्रिएट कर लेंगे, कि अगर इसका आप मज़ीद बाइफिकेशन करते हैं तो वो इसके अंदर हैंडल हो सके। तो इसमें हम सब अकाउंट बनाने के लिए इसका कोड दे देंगे 20101। जी। अच्छा, अब एडवांसेस और डिपॉजिट्स में आप स्टाफ लोन और एडवांसेस का सब अकाउंट भी बना सकते हैं। ये आ गया, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, बैलेंस शीट में रिपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा एक और अकाउंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रही है, आपने रेंट कुछ लिया है, ऑफिस लिया है रेंट पर, वेयर हाउस लिया है, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट की हुई है, वो उसको कहाँ रिकॉर्ड करना, वो आप इस सेक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बैलेंस शीट। अब अगेन ये मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट या आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है। अगर मैनेजमेंट कहती है कि नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का अलग से आप अकाउंट क्रिएट करें, उसको सब अकाउंट में नहीं लेकर जाएं, तो आप उसको अलग से क्रिएट कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको एक मॉडल दे रहा हूँ। इसका कोड आ जाएगा 02, 01 था पहले, फिर 02 आ जाएगा, उसके बाद 103 आ जाएगा, और इसके अंदर आप लोन टू डायरेक्टर कर सकते हैं, कि डायरेक्टर को जो आपने लोन देना वो इसमें रिकॉर्ड कर लें। ऑर्डर चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी मटीरियलिटी को देखते हुए, यूजेज को देखते हुए, कौन सा अकाउंट ज़्यादा यूज़ होता है उसका ऑर्डर आप ऊपर नीचे करेंगे। जो आप अकाउंट कोड देंगे उसी ऑर्डर से ही अकाउंट्स डिस्प्ले होंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ चलते हैं 202, और वो है एडवांस इनकम टैक्स। सॉरी, अच्छा, यहाँ से हमारा करंट एसेट स्टार्ट हो जाता है। ओवरलुक हो गया, सॉरी मेरे से। ये करंट एसेट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद एडवांस इनकम टैक्स आता है। अब इसी तरह एडवांस इनकम टैक्स जो ऑर्गेनाइजेशन का टैक्स विदहेल्ड होता है जब वो किसी को इनवॉइस करते हैं या इंपोर्ट करते हैं बैंक्स में मोबाइल पर, तो उनका जो इनकम टैक्स विदहेल्ड होता है और कुछ एक्सपेंसेस पर उनका टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता है, तो उसको भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है, और इसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी
जो एनुअल लायबिलिटी होती है टैक्स की, उसके साथ एडजस्टमेंट इसको करते हैं। और इसको प्रॉपर ट्रैकिंग एक चाहिए होती है कि कौन-कौन आपका टैक्स विदहेल्ड कर रहा है, और उसके बाद उनसे आपने टैक्स सर्टिफिकेट लेना है और उसको आप ताकि प्रॉपर रिकॉर्ड करें और प्रॉपर सेक्शन सेक्शन में रिकॉर्ड और प्रॉपर सेक्शन में रिकॉर्ड करें। अब इसके लिए 2 अप्रोच होती हैं। एक ये होती है कि सिर्फ़ आप टाइटल के साथ जिस भी किस्म का एडवांस इनकम टैक्स है उसको रिकॉर्ड कर लें। जैसे कि अगर एडवांस इनकम टैक्स आपका विदहेल्ड हो रहा है 20201 सर्विसेज़ पर। ये मैं इसका इंडेंट इसलिए इंक्रीज़ कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ये सब अकाउंट है और ऊपर वाला मेन अकाउंट। तो सर्विसेज़ का आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह एक अप्रोच ये होती है कि टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स कंसल्टेंट की आपकी या टैक्स अकाउंटेंट की, कि इनके साथ आप अपना उसका रेलेवेंट सेक्शन भी लिखें। तो आप इसमें अपना सेक्शन लिख सकते हैं कि अंडर सेक्शन 150 है, 152 है, व्हाटएवर द सेक्शन इज़। तो एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो भी सेक्शन हो, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनसे ये सेक्शंस ले लेंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में वो ऐड कर देंगे। उसके बाद एक और सर्विसेज़ हैं, फिर गुड्स पर अगर आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ है, डिफरेंट रेट्स हैं इसके बेसिकली, इसलिए इनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। फिर आपका इंटरनेट, इंटरनेट आपके पास है और उसके ऊपर टैक्स आपको चार्ज हो रहा है। नेक्स्ट, इसी तरह आप इनकी नंबरिंग भी चेंज करते जाएँगे, कोड्स चेंज होते रहेंगे और उसके बाद 20204 आ जाएगा। जैसे इम्पोर्ट्स पर, अगर आप कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आपको टैक्स चार्ज हो रहा है, एडवांस इनकम टैक्स हो रहा है, तो उसको भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसी तरह एक लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि आपने अगर सर्विसेज़ एक्सपोर्ट्स की हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। वो एडवांस टैक्स आपको चार्ज हो रहा है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीफ़ोन है, मोबाइल है, आपका इंटरनेट हो गया, हर तरह के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, जिनके ऊपर आपको एडवांस टैक्स चार्ज हो रहा होता है। आपका टैक्स विदहेल्ड हो रहा होता है, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन में जहाँ पर आप सर्विसेज़ वगैरह दे रहे हैं, तो उनके हेड के साथ आप अलग-अलग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह आप आ जाएँगे नेक्स्ट पर 203 प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और अगर आपको इसको सब अकाउंट्स में लेकर जाना है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने देखने अगर तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं होंगे कि अगर आप एडवांस रेंट चार्ज का हो रहा है आपको क्वार्टरली, एनुअली, तो वो आप प्रीपेड में लेके जा सकते हैं। इंश्योरेंस हो रही है आपके पास, वो आप लेके जा सकते हैं। तो इस तरह के जितने भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, उनको आप एक हेड में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि एक अकाउंट में भी, और उसके अगर आप सब अकाउंट्स बनाना चाहें, उसको बाइफरकेट करना चाहें, अलग से प्रेज़ेंट करना चाहें, तो आप सब अकाउंट्स में उसके बना सकते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएँगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इन्वेंटरी। सेम इसी तरह अब इन्वेंटरी बहुत मल्टीपल टाइप्स की है आपके पास। तो आप यहाँ पर इन्वेंटरी को अलग से रिप्रेज़ेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको नहीं पेश आएगी क्योंकि इन्वेंटरी कैटेगराइज़ेशन क्विकबुक्स ऑनलाइन सपोर्ट करता है। आप अपनी इन्वेंटरी को कैटेगराइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी बहुत तरह की इन्वेंटरी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स हैं इन्वेंटरी की। जैसे इन्वेंटरी में लाइट्स भी हैं आपके पास, एलईडीज़ हैं, आपके पास कैमराज़ हैं, आपके पास अगर पेंट्स हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आपके पास एफएमसीजी है तो उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ है। तो आप अपनी इन्वेंटरी को कैटेगराइज़ कर सकते हैं। अगर कोई सोलर इंडस्ट्री है तो उसके अंदर पीवी पैनल्स हैं, वो अलग कैटेगरी आप बना लेंगे क्विकबुक्स में। उसके बाद इन्वर्टर्स की अलग कैटेगरी, उसके बाद बैटरीज़ की अलग कैटेगरी, और उस कैटेगरी के अंडर वो तमाम आइटम्स को आप रिकॉर्ड कर लेंगे और उसकी अलग से रिपोर्ट जनरेट हो जाती है क्विकबुक्स में। तो आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को लेंथी करने से बजाएँ, जितना मिनिमलिस्टिक कर सकते हैं उसको करें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्वेंटरी मॉड्यूल से मिल जाएगी। तो रिकमेंडेड यही है कि आप इन्वेंटरी का एक अकाउंट बनाएँ और उसी अकाउंट के अंदर तमाम ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड करें। अब ये आपका इन्वेंटरी अकाउंट हो जाएगा जहाँ पर आपकी तमाम इन्वेंटरी को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन्वेंटरी इन भी इसी अकाउंट से होगी, आउट भी इसी अकाउंट से होगी और इस तरह आगे लेकर चलेंगे। तो कुछ करंट एसेट्स थे जो इस तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो इसमें हमने ऐड कर लिए। अब हम चलते हैं ज़रा फिक्स्ड एसेट्स की तरफ। तो फिक्स्ड एसेट का जो अ,
कोड था हमारे पास, वो स्टार्ट होता था 300 से। इसमें हम देख लेते हैं। यस, फिक्स एसेट का कोड 300 से स्टार्ट हो रहा है, 300 से लेकर चलेंगे। अब फिक्स एसेट की जितनी भी टाइप्स हैं वो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 अकाउंट्स इसमें ऐड करके दिखा देता हूँ। हम ऐड कर देते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास है फिक्स एसेट। अच्छा, अब जैसे ही आपने ये अकाउंट क्रिएट किया, तो अकाउंट क्रिएट करने के साथ फिक्स एसेट के साथ 2 अकाउंट्स आएँगे। वो कौन-कौन से अकाउंट है? सब अकाउंट्स। 3001, 30002। एक अकाउंट होगा कॉस्ट का और दूसरा अकाउंट होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यानी कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर या जो भी ये हेड है, उस हेड में जब आप कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, तो उसकी जो अमाउंट है, वो जो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होगी, वो होगी कॉस्ट के अकाउंट में। उसके बाद फिर जब आप इसकी डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो वो रिकॉर्ड होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। यानी कि आपके पास आपने फर्नीचर ले लिया, तो कॉस्ट को आप डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे अकाउंट्स पेएबल या बैंक एंड कैश। और उसके बाद जब आप इसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट करेंगे आप एक्सपेंस यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और क्रेडिट कर देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो इस अकाउंट में आपके 30002 में रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद हम 301 क्रिएट करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, फिक्स एसेट। और सेम इसी तरह ये दोनों अकाउंट्स आपको चाहिए होंगे, कॉस्ट कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको ऑफिस इक्विपमेंट में रिकॉर्ड करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि जिनके सब अकाउंट्स हैं उनके पेरेंट अकाउंट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, ताकि इसको बैलेंस मिले। अब जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट में आपने कॉस्ट इंक्लूड कर दी और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, तो ऑफिस इक्विपमेंट में जो अमाउंट आ रही होगी वो उसकी बेसिकली रिटन डाउन वैल्यू होगी, वो यहाँ से आपको नजर आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद फिक्स एसेट्स का इसी तरह आप अपनी कैटेगरीज में इंक्लूड कर सकते हैं फिक्स एसेट्स को। आप लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स हैं, आपने कोई ऑफिस स्पेस ली हुई है, उसके ऊपर आप इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, सिविल वर्क्स करा रहे हैं, कोई भी काम करवा रहे हैं जो उस लीज होल्ड को इम्प्रूव कर रहा है, तो वहाँ वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंप्यूटर एंड प्रेफरल्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एसेसरीज हैं और कंप्यूटर्स हैं, वो आप सिस्टम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप अलग करना चाहें, वो कैटेगरी बना सकते हैं। अ, आप सीसीटीवी की कैटेगरी अलग बना सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपकी मैनेजमेंट किस तरह फिक्स एसेट्स को देखना चाहती है, तो वो अलग-अलग करके आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्विकबुक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं फिक्स एसेट को लेकर, तो फिक्स एसेट मैनेजमेंट आपको प्लस वर्ज़न तक, सब्सक्रिप्शन तक आपको खुद मैनुअली करनी पड़ेगी। हाँ, एडवांस में फिक्स एसेट का मॉड्यूल है, जिसके अंदर आप अपने फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है और वो खुद पोस्ट होती रहती है। तो लेकिन इसमें आपको मैनुअली खुद रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन भी खुद आपने चार्ज करनी है मैनुअली। वो आपकी पॉलिसी पर है कि मंथली बेसिस पर है या एनुअल बेसिस पर आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। इसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है हमारे पास करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का। अगला सेक्शन हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स का, और नॉन करंट एसेट्स स्टार्ट हो रहे हैं 350 से। अब नॉन करंट एसेट्स में जो इंटेंजिबल हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसके अंदर। आप इसमें आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो हो सकता है। मैं यहाँ पर वेबसाइट को कर लेता हूँ और वेबसाइट में नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। और इसी तरह इसमें
सिर्फ एक चेंज आ जाएगी, इसमें कॉस्ट तो इंक्लूड होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह एमोर्टाइजेशन आ जाएगा। 35001 35002 और ये नॉन करंट एसेट आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। और इसी तरह आप नॉन करंट एसेट इंक्रीज कर सकते हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपकी, वो सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो सकता है। सो बैलेंस शीट का जो पहला सेक्शन था वो हमने कवर कर लिया। इसके अंदर हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ले लिया, इसके अंदर हमने रिसीवेबल्स को ले लिया, इसके अंदर हमने करंट एसेट्स सारे आ गए, हमारे फिक्स एसेट्स आ गए, हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए। तो ये जितने भी करंट एसेट्स का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब इनके अंदर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा कि कौन कौन से बैंक्स हैं, वो हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट होंगे, उनका कैश का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कैश कलेक्शन का। कुछ कैश के अंदर कैश फ्रॉम सेल्स का भी अकाउंट क्रिएट करते हैं कि सेल से जितना कैश आ रहा है वो आप अलग रखें, उसके बाद जब डिपॉजिट होता है उसको अलग करें। क्विक बुक्स के अंदर इसको अनडिपॉजिटेड ट्रांजैक्शंस के अंदर रखा जाता है। अनडिपॉजिट का एक अकाउंट होता है, उसको अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। अनडिपॉजिटेड कैश होता है, अनकैटेगराइज कैश होता है। इस तरह के अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है। और उसके बाद फिर आपके पास करंट एसेट्स आ, अब जितने भी तरह के आप करंट एसेट्स यूज़ कर लेते हैं रिसीवेबल के बाद, वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स की एक लंबी लिस्ट होती है, वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो जितना आप बिजनेस को समझ जाएंगे और हर तरह की ट्रांजैक्शन आपको उनकी मालूम होगी, तो वो यहाँ पर आप उनको ऐड कर सकेंगे। तो एसेट का सेक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, लायबिलिटीज़। और लायबिलिटीज़ में जितने भी हमारे अकाउंट टाइप्स थी, उनसे रिलेटेड हम अकाउंट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मेन अकाउंट है वो अकाउंट्स पेएबल आ जाएगा। अकाउंट्स पेएबल का सेक्शन आ गया। अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट हमारा नंबर था 400, और 400 के बाद फिर हम 401 से स्टार्ट करेंगे। अब ये आपने ऑर्डर खुद डिसाइड करना है कि आपने कौन से ऑर्डर पर रखना है। ज़रूर ये है कि जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा क्वांटिटी हो रही हो, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हों, और ऊपर आप जो देखना चाह रहे हों ऑर्डर, उस हिसाब से आप अपना अकाउंट को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अब हम नेक्स्ट अकाउंट पर आते हैं 401 पर, और वो है पेरोल से रिलेटेड। तो पेरोल से रिलेटेड अकाउंट है, पेरोल लायबिलिटीज़ इसका नाम हम दे सकते हैं। करंट लायबिलिटीज़। और इसमें अब पेरोल लायबिलिटीज़ के अंदर डिफरेंट किस्म की लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। सैलरी देनी है आपने, बोनस देना है आपने, और पेरोल से रिलेटेड अगर सोशल सिक्योरिटी हो रही है, ईओबीआई हो रहा है, वो भी लायबिलिटीज़ में आ जाता है, वो पे करनी है। फिर कुछ कमीशन भी पे कर रहे होते हैं, ऑल्दो कि कमीशन एक डिफरेंट आइटम है, पेरोल एक डिफरेंट आइटम है, लेकिन इसको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पेरोल के हेड में देखना चाहती हैं। वो देखना चाहते हैं कि एम्प्लॉय की लायबिलिटी, एम्प्लॉय से रिलेटेड लायबिलिटीज़ कौन-कौन सी हैं। तो आप इन अकाउंट को, सब अकाउंट्स को इस पेरोल लायबिलिटीज़ के अंडर भी डाल सकते हैं। तो मैं 1-2 अकाउंट आपको बना देता हूँ इसमें, जैसे सैलरीज़ पेएबल, ये करंट लायबिलिटी है। इसी तरह दूसरा सब अकाउंट बन जाएगा 102, और इसमें आप अपना जैसे बोनस पेएबल, समटाइम्स आपको लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ती है क्योंकि पेरोल अप्रूव हो गई आपकी। पेरोल के अंदर कुछ कमीशंस हैं, कुछ आपके बोनसेस हैं, ईओबीआई है, सोशल सिक्योरिटी है। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ ही पे हो जाएँगी। आपके सैलरी आपकी हो सकता है पे हो जाए, लेकिन बोनस होल्ड कर लिया जाए, कमीशन होल्ड कर लिया जाए, ईओबीआई की अपनी एक ड्यू डेट है, उसके ऊपर पे होनी है, सोशल सिक्योरिटी की अपनी डेट है, उस पर पे होनी है। तो ये पेरोल के अंदर तो सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अपनी-अपनी लायबिलिटीज़ हर आइटम की क्रिएट हो जानी चाहिए। उसके बाद पेरोल
लायबिलिटीज़ के बाद एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन आता है वो विदहोल्डिंग टैक्स का आता है। विदहोल्डिंग टैक्स लायबिलिटी, विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल किसी भी नाम से आप बना क्रिएट कर सकते हैं। और विदहोल्डिंग टैक्स जिस तरह आपका एडवांस टैक्स होता कि आपका टैक्स विदहेल्ड हो रहा था, आपको टैक्स एडवांस टैक्स चार्ज हो रहा था, इसी तरह आप टैक्स विदहेल्ड कर रहे हैं। किसी की इनकम के ऊपर आप टैक्स विदहेल्ड करके एफबीआर में जमा करवा रहे हैं। अब उसकी लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। आप सैलरी देते हैं, उस पर टैक्स विदहेल्ड करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको ट्रैक करना है प्रॉपर। उसके बाद आप किसी वेंडर को पेमेंट करते हैं, सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं, उसका टैक्स विदहेल्ड करना है, गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उसका टैक्स विदहेल्ड करना है। तो इस तरह के सेक्शंस सेम जैसे आपने एडवांस इनकम टैक्स का बनाया था, एडवांस टैक्स का बनाया था, इसी तरह आप यहाँ बना सब अकाउंट्स बना सकते हैं 201। और ये आप सैलरी कर सकते हैं, सैलरी का अकाउंट हो सकता है। अच्छा, गुड्स सर्विसेज ये अकाउंट हो सकता है। इसके अलावा आपका रेंट का अकाउंट हो सकता है। तो इस तरह के जो जो भी आप टैक्स विदहेल्ड करते हैं जिस सेक्शन में, उनको आप ट्रैक करना चाहते हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो विदहोल्डिंग टैक्स के सब सेक्शन में सब अकाउंट के अंदर उसको आप रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कुछ लोन वगैरह हैं करंट लायबिलिटी के अंदर, जैसे लोन फ्रॉम डायरेक्टर आ जाता है, वो आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी में ऐड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड और भी अगर आपकी कोई करंट लायबिलिटीज़ हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती हैं, उनके ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, वो आप इनमें ऐड कर सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर आपके पास कोई नॉन करंट लोन आपने लिया हुआ, लोन फ्रॉम बैंक है किसी भी किस्म का, टेन्योर उसका 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल का है, वो आप इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज में ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा लायबिलिटीज का सेक्शन। इसी तरह लायबिलिटीज के अंदर आप जितनी भी किस्म के टैक्स पे करना है, आपने डिविडेंड पे करना है, तो आप लायबिलिटी अकाउंट में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम शाम तक भी बैठे रहें तो लायबिलिटी अकाउंट बनते रहेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, एक स्केच दे दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं इक्विटी की तरफ कि इक्विटी के कौन-कौन से अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, अच्छा इक्विटी का हमने कोड जो दिया था, वो दिया था 500। और नॉन करंट लायबिलिटीज का कोड था 450। तो 450 से आप आगे स्टार्ट करेंगे और 500 में आपके पास आ जाएगा शेयर कैपिटल। ये आपकी ओनर्स इक्विटी में आ जाता है। इसी तरह अब शेयर कैपिटल के अंदर अगर आप शेयर होल्डर्स को डिफरेंटली नेम करना चाहते हैं, तो वो भी आप सब अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी रखना चाहते, तो इसकी डिटेल रिपोर्ट मिल जाती है जिसके अंदर शेयर होल्डर्स का आपको नज़र आ जाता है। ये करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सब अकाउंट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप इसमें रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आपके पास कोई और इक्विटी के अकाउंट्स हैं, लॉसेस हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप और इक्विटी के अकाउंट्स बना सकते हैं। जैसे आपने रिटेन अर्निंग्स को रिकॉर्ड करना है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग उन अकाउंट्स में से है जो क्विक बुक्स खुद आपको बाय डिफ़ॉल्ट देता है, तो आपको नए क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर कर सकते हैं। सो इक्विटी का सेक्शन लेना है और इक्विटी में जितने-जितने अकाउंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मोस्टली शेयर कैपिटल यूज़ हो जाता है, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट यूज़ हो जाता है। और ये बेसिकली अगर डिविडेंड डिसबर्स हुआ है, तो वो अकाउंट यूज़ हो जाता है। तो इस तरह के अकाउंट्स को यूज़ किया जाता है। ओनर्स इक्विटी के बाद अब हम आ जाते हैं अपने रेवेन्यू के सेक्शन पर। सो द रेवेन्यू का सेक्शन हमें स्टार्ट करता है 600 से। अब यहाँ पर आपने अपने इनकम के अकाउंट्स लेने हैं। अगर तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक ही अकाउंट में सारी रेवेन्यू शो करनी है, तो आप एक अकाउंट इसमें क्रिएट कर दें। रेवेन्यू का, जनरल इनकम का, किसी भी नाम से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इनकम अलग-अलग हेड्स में शो करनी है, तो उसके लिए फिर आपको अलग अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे सर्विसेज़ का आप अलग से देखना चाह रहे हैं, गुड्स का आप अलग से देखना चाह रहे हैं, तो इनकी और इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम है, कोई अदर इनकम से मतलब कि और किसी कैटेगरी की इनकम है, तो उसको भी आप अलग से देखना चाह रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
लेकिन रिकमेंडेड क्या है, इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, क्विक बुक्स की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, वो ये है कि आप एक ही अकाउंट क्रिएट करें, क्योंकि जो भी उसके अंदर ट्रांजेक्शन होंगी वो आप अलग रिपोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी गुड्स की सेल्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज की सेल्स हैं, ये आप सब अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक जनरल इनकम का आप अकाउंट क्रिएट कर लें। तो इनकम अब चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट सारा हमने कवर कर लिया, अब इनकम का आ गया। इनकम से रिलेटेड आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद फिर इनकम के बाद हमारा अगला अकाउंट होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स का, और वो 700 से स्टार्ट होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया। अब इसी तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक अकाउंट बनाती है और उसके साथ सब अकाउंट्स बना लेती हैं। सब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अकाउंट्स अगर आपने रिपोर्ट पर देखने, तो रिपोर्ट के लिए आपका जो स्नैपशॉट होना चाहिए वो बहुत मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। आपको एक कंपनी की पिक्चर मिलनी चाहिए, एक फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत डिटेल के अंदर जाएँ, तो डिटेल्ड रिपोर्ट्स वो या तो नोट्स में आप ऐड कर देते हैं या अलग से रिपोर्ट्स उसकी अटैच कर देते हैं। जैसे रिसीवेबल्स हैं आपके, अब 50 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस रिपोर्ट के अंदर आपने देखने कि ये 50 मिलियन कौन से, उसके साथ अटैच, उसके साथ और नेक्स्चर हो जाएगा, नोट्स हो जाएँगे जिसके अंदर आप देख पाएँगे कि कौन-कौन से रिसीवेबल्स हैं। तो इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इनकम का अकाउंट हो गया, तो ये आपने बिल्कुल एक ही अकाउंट रखना है। यही मेरी रिकमेंडेशन है, और इसके अंदर जितने भी आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैटेगरीज़ होंगी, वो आप अलग से देख सकते हैं। हाँ, अगर मैनेजमेंट चाहती है कि उनको रिपोर्ट के ऊपर देखना है कि कौन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस-किस कैटेगरी का हुआ है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर सब अकाउंट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाता है एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस हैं, उनकी लिस्ट सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस की टाइप्स बहुत सारी हैं और एक्सपेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है कौन सा एक्सपेंस कितना इनकर हो रहा है, कितनी इसके अंदर चेंज आ रहा है, कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, किसको कंट्रोल करना है। तो बहुत सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं इसके रिजल्ट में, और देखते हैं हम। तो हम इसी तरह एक ऑपरेशंस के कंपनी के ऑपरेशन को देखते हुए, इसी आईटी कंपनी को हम देखते हैं कौन-कौन से अकाउंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं जी पेरोल पर। पेरोल बहुत बड़ा एक्सपेंस है, सैलरीज़ देंगे तो काम होगा। पेरोल एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंस में आ गया। ये एक्सपेंस में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस। अब पेरोल किसी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरीज एंड वेजेस हो गया, उसी तरह जैसे लायबिलिटी में हमने किया था, कमीशन हो गया, ईओबीआई का एक्सपेंस हो गया, उसको आप अलग से भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेरोल में देखना है तो ईओबीआई कर दें, उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी कर दें, ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह चाहिए। तो पेरोल से रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो आपका रेंट एक्सपेंस हो सकता है। ये मेजर एक्सपेंस है कि आपको रेंट पे करना है। अब रेंट, अगर आपने इसको भी सब अकाउंट्स में लेके जाना है, वेयर हाउस का रेंट, हेड ऑफिस का रेंट, ब्रांच ऑफिस का रेंट, तो उसको भी आप अलग-अलग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं यूटिलिटीज़ की तरफ। अब यूटिलिटीज़ पर आपने इसके सब अकाउंट्स बनाने हैं, तो वो आप बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अलग बना सकते हैं, टेलीफ़ोन का अलग बना सकते हैं, 70301 इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का मैंने एक्सपेंस बना दिया है। अब यूटिलिटीज़ में मेन अकाउंट यूटिलिटीज़ आ गया, इसमें आपने कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं करनी, इसके सब अकाउंट में करनी है। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, गैस हो जाएगा, टेलीफ़ोन हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, हर तरह की यूटिलिटीज़ आपकी इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएँगी। ये आपको अलग से अकाउंट मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी के और भी बहुत सारे काम हैं। कंपनी ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन भी पे करती है। जी।
इसी तरह यूटिलिटीज़ के बाद मैंने कुछ और अकाउंट्स को क्रिएट किया है, जैसे कि ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं। हर तरह की ड्यूज़ एंड सब्सक्रिप्शन इसमें आ सकती हैं। इसमें आपकी वेबसाइट होस्टिंग आपने ली हुई है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, तो वो तमाम आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद फिर मील्स एंड एंटरटेनमेंट है, ज़ाहिर है खाना-पीना तो चलता रहता है। आपके गेस्ट आ गए, एम्प्लॉइज़ के लिए, और इसी तरह और कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई जहाँ पर आपका मील्स एंटरटेनमेंट का हेड हिट हो रहा है, तो वहाँ पर इसमें आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद लीगल एंड प्रोफेशनल, हर तरह के लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस को आप इस अकाउंट में ऐड करेंगे। ऑडिटर की फ़ीस है, कंसल्टेंट है, और इसके अलावा कोई एडवाइज़री है, कोई लीगल सर्विसेज़ हैं, तो वो आपने कर ली, तो वो इसमें आ जाएँगी। ऑफ़िस सप्लाइज़ हैं, किसी भी किस्म की ऑफ़िस सप्लाइज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, आपने प्रिंटिंग करवा ली, उसकी स्टेशनरी वगैरह पर बाई की। ट्रैवल एक्सपेंस है, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, वो सब आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप डोमेस्टिक को अलग देखना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल को अलग देखना चाह रहे हैं, तो उसका सब अकाउंट क्रिएट हो सकता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस का हेड बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ प्लांट एंड मशीनरी भी होती है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी हो रहा होता है। इसके अलावा ऑफिस बहुत बड़ा है, उसमें इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, वो सब उसके अंदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हेड में आ रहा होता है। तो इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए अक्सर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको हेड वाइज देखना है, उनको देखना है कि बिल्डिंग पर क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस आ रहा है, मशीनरी पर क्या आ रहा है, इक्विपमेंट्स पर कितना आ रहा है, तो उसके लिए फिर आप सब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, हर तरह की इंश्योरेंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है, बिल्डिंग इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, जितनी भी आपने इंश्योरेंसेस ली हैं, उनके सब अकाउंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं, और इस अकाउंट में भी इसको हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिकल एक्सपेंस भी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंस के अलावा और भी एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टेज, नेक्स्ट नंबर 713, पोस्टेज एंड कोरियर्स, ये भी एक्सपेंस है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कैरेज एंड फ्रेट, ये हेड क्रिएट हो सकता है अगर आप कैरेज और फ्रेट को अलग से रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, इस तरह के हेड अकाउंट भी क्रिएट हो सकते हैं। अगर आपने मार्केटिंग का अलग से अकाउंट क्रिएट करना है, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट क्रिएट करना है, प्रमोशंस का अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो सब वो भी आप अलग से कर सकते हैं। इसी तरह बैंक चार्जेस। सो इन शॉर्ट, आप हर तरह के एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने कितना स्टडी किया है, ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, उनकी किस तरह टाइप की ट्रांजैक्शंस हैं, उनको हम अलग से अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस के बाद फिर आपका अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस का अकाउंट आ जाएगा। उसके लिए हमने, अच्छा, इसमें जो और मेन अकाउंट जैसे आ जाते हैं, 717 में आप डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमॉर्टाइज़ेशन एक्सपेंस आ सकता है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। टैक्स का एक्सपेंस है, वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद फिर आपका नॉन ऑपरेटिंग सेक्शन आ जाएगा, जिसमें अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस। अदर इनकम के लिए अकाउंट है हमारे पास 800। और अदर इनकम क्या है? अब ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, ये बाहर अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रही है, वहाँ से कुछ इंपोर्ट भी कर रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक्सचेंज गेन का अकाउंट बना सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो सकता है। इसी तरह कभी-कभी एक ही अकाउंट के अंदर ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं, एक्सचेंज गेन लॉस में हो रहा होता है, और गेन भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, लॉस भी इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और फिर उसके बाद अदर इनकम, अगर कोई और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी, तो उसके लिए आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। फिर अदर एक्सपेंसेस में भी आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सचेंज लॉस हो गया, आपने इनवॉइस कर दी $400 की,
जैसे एक्सचेंज गेन, उसके बाद आपके पास एक्सचेंज लॉस आ जाता है, ये आपके पास अदर एक्सपेंस है। अदर एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। अब हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक्सचेंज गेन में क्या क्या आ सकता है, एक्सचेंज लॉस में क्या आ सकता है, अदर इनकम में क्या। तो अदर इनकम और अदर एक्सपेंस में जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आपकी इनकम और एक्सपेंसेस हैं, वो उसके लिए आप अकाउंट यहाँ पर अलग से बना सकते हैं। तो जैसे कि पैटर्न है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आपका रेवेन्यू आ जाएगा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो जाएगी, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे, एक्सपेंसेस के बाद ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई, उसके बाद आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके लेस हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपकी फिर नेट इनकम आ जाएगी। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने फिर ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर अपने एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रेवेन्यू, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस के अकाउंट्स क्रिएट कर लेने। तो इस तरह ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक पूरा डिज़ाइन हो गया है। आपको मैंने पूरे एक प्रोसेस से गुज़ार दिया कि आपने किस तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने से पहले कौन-कौन से फैक्टर्स को आपने इंक्लूड करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रिसर्च के बाद आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना शुरू करेंगे। आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको पूरा इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको बिज़नेस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इंडस्ट्री का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो उसकी इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है कि उसमें कौन-कौन से ऑपरेशंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटी कंपनी का बना रहे हैं, तो आईटी कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। किसी सोलर इंस्टॉलेशन कंपनी का बना रहे हैं, सोलर इंपोर्टर का बना रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर का बना रहे हैं, किसी एफएमसीजी का बना रहे हैं, उसके लिए इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आप जान पाएँगे कि आप इसका ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑपरेशंस क्या हैं। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है आपका बिज़नेस। उस बिज़नेस का फिर नॉलेज, उसके तमाम वर्क फ्लोज़ आपके सामने होने चाहिए कि इनकम का वर्क फ्लो क्या है, एक्सपेंसेस का वर्क फ्लो क्या है, रिसीवेबल्स का वर्क फ्लो क्या है, पेएबल्स का वर्क फ्लो क्या है, एसेट्स को किस तरह यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, पॉलिसीज़ क्या हैं, और उसके बाद फिर आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, और फिर ये सारा प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया। इसके करने के बाद सिर्फ़ 19-20 का ही फ़र्क रह जाएगा, चंद अकाउंट्स होते हैं वो ऐड अप हो जाते हैं। बहुत सारे इसमें अकाउंट्स होंगे जो आपकी ज़रूरत के भी नहीं होंगे, उनको आप कम कर देंगे। इसमें आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आपने जितना मिनिमलिस्टिक कर सकें, उतनी आपकी रिपोर्टिंग खूबसूरत हो जाएगी। ज़्यादा अकाउंट्स मत ऐड करें, ज़्यादा सब अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। उन अकाउंट्स को तो हरगिज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, जिनकी रिपोर्ट्स आपको क्विक बुक्स में या आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपका मॉड्यूल्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, रिपोर्टिंग का मॉड्यूल आपको दे रहा होगा। तो आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है, और आप इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी जो प्रैक्टिस की फ़ाइल है वो आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो अभी तक हमारे 2 कोर्सेज़ मेन चल रहे हैं, एक द अकाउंटेंट है। द अकाउंटेंट के अंदर आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जा रही है कि किस तरह आप अपनी बुक कीपिंग स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, और उसके साथ प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए क्विक बुक्स ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही हम इन फ़रवरी इंशाल्लाह हम टैक्सेशन पर भी कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें खलीलुल्लाह साहब हमारे साथ होंगे और वो टैक्सेशन को लीड करेंगे।